नमस्कार, उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। आम जनता हो या गरीब जनता, आजकल सभी रसोई में गैस सिलेंडर पर ही खाना पकाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर घर में गैस पहुंचाने की मुहिम चलाई जा रही है और गरीब जनता को फ्री में गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, जिससे प्राकृतिक वातावरण को अनावश्यक धुएं आदि से बचाया जा सके। जहाँ लगातार आमजन की शिकायत है कि गैस एजेंसियां कम वजन के गैस सिलेंडर होकर के माध्यम से होम डिलीवरी कर रही है। जब हम होम डिलीवरी के बाद ग्राहक कम वजन होने की शिकायत संबंधित एजेंसी से करता है तो सिलेंडर को बदलाव दिया जाता है। शक होने पर जब ग्राहक उस सिलेंडर को तोल करता है तो मानक के अनुसार उस सिलेंडर में कम गैस पाई जाती है। लगातार इसी तरह की शिकायतें अलीगढ़ शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आ रही है। गैस एजेंसियों के मालिक इस तरह की शिकायतों को एक दूसरे के ऊपर टालते नजर आ रहे हैं। इसी में गैस एजेंसियों ने कई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन लगातार आती रिफिलिंग की शिकायतों को गंभीरता से गैस एजेंसियां क्यों नहीं लेती है। ये बात इशारा करती है कि कहीं ना कहीं सभी गैस सिलेंडर का कार्य करने वाले इस तरह के कृत्य से लिप्त है। जब इस बात को मुख्य जिला आपूर्ति अधिकारी राजेश सोनी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसी गैस एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी एवं उनके लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे। सप्ताह जल्दी खत्म हो रहा है। इस बार खुलवाई तो नेट 5 किलो ग्रॉस वेट कम था, तो उसे लेके ये होकर भाग गया। तो ऐसा पहले भी आपके साथ हुआ है वजन में कम सिलेंडर? पहली बार था, इसीलिए कि खुल नहीं रहा सिलेंडर। क्या नाम है आपका? किस गैस एजेंसी के सिलेंडर आप लेकर आते हैं? तो ये क्या कमी निकली है जिसकी वजह से? अंडरवेट सिलेंडर वो साहब, ये साहब के यहाँ से लेके आए, वो धोखे से सिलेंडर उतर। तो अंडरवेट सिलेंडर आप कंपनी से लेके निकल ना, ये नाम से बदले हैं सिलेंडर बाबू जी के नाम। तो मतलब किस तरह से आप हमें मतलब जैसे कि इनके यहाँ से उठा के लाए, तो वो जो ड्राइवर है वो जानकारी नहीं, तो वो उठा के इनके यहाँ ले आए। तो आप बिना चेक। क्या नाम है आपका? क्या मामला हुआ है आपके द्वारा? ये लोग जो कह रहे सिलेंडर को लेकर और जो कंज्यूमर जिसके लिए आपने सिलेंडर दिया है वो कह रहे हैं कि वो वजन में 10 किलो करीब कम है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं लेके नहीं आया कम का, मैं लेके आया पूरे वेट का। आप तोल सकते हो, सिलेंडर रखा हुआ है। और जो कंज्यूमर बता रहे हैं कि 10 किलो कम है, उस बारे में आपका क्या कहना है? भाई साहब मैं नहीं लेके आया। सर, गैस रिफिलिंग की जो समस्या आ रही है शहर के अंदर, काफ़ी जगह शिकायतें भी है, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? गैस रिफिलिंग पर हम निरंतर नज़र बनाए हुए हैं। हमारे तमाम अभिसूचनाओं के तंत्र हैं जिनके माध्यम से जो भी हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनकी हम तत्काल जांच कराते हैं। निरंतर हम FIR की कार्रवाई कर रहे हैं। जहां भी हमें इलीगल गैस रिफिलिंग के केसेस प्राप्त होते हैं उनमें हमने FIR दर्ज कराई है। निकट भविष्य में भी हम ये अभियान निरंतर चलाए रखेंगे और लगातार जाँच कराते रहेंगे। जहाँ भी हमको ये इस प्रकार की नियमितता मिलेगी, गैस रिफिलिंग के केस प्राप्त होंगे, वहाँ पर हम नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई निश्चित कराएंगे। इगलास कोतवाली क्षेत्र की कस्बा गोरई में पिछले साल हुए हेमंत मर्डर केस का खुलासा नार्को टेस्ट की रिपोर्ट के बाद हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज पत्रकारों को जानकारी देते हुए SSP मुनिराज ने पूरे प्रकरण का खुलासा किया है। आपको बता दें कि हेमंत 30 जून 2020 को MKS पॉलिटेक्निक कॉलेज के कमरे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इगलास कोतवाली पुलिस हेमंत के हत्यारों की तलाश में जुट पड़ी है। वहीं पुलिस ने गहनता से इस मामले को लेते हुए साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर 6 लोगों का नार्को टेस्ट करवाया है, जिसमें अजय पुत्र महेश निवासी गोरई व तन्नू उर्फ तरुण अग्रवाल पुत्र संजय अग्रवाल निवासी नरई की नार्को टेस्ट की रिपोर्ट फैल गई है। वहीं दोनों हत्यारों को पुलिस ने गोरई तिराई से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब अजय और तन्नू से पूछताछ की तो दोनों ने हत्यारोपियों से बताया कि हेमंत के साथ बैठकर हम दोनों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज गोरई में बैठकर शराब पी थी। उसके बाद हेमंत अपने बैग से तमंचा निकालने लगा। वहीं तरुण ने अजय से कहा कि ये हमें मार देगा, साले को गोली मार दे। तभी अजय ने अपनी पैंट से तमंचा निकालकर जमीन पर बैठे हेमंत की कमर में गोली मार दी, जिसमें हेमंत की मौत हो गई है। जनपद अलीगढ़ में थाना इगलास थाना क्षेत्र में एक मर्डर हुआ था पिछले साल जून में 30 तारीख में, और जुलाई 1 तारीख की सुबह डेड बॉडी मिली थी। पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक नया लड़का का डेड बॉडी मिला, उस तरह सूचना मिला, पुलिस मौके पर गई। वहाँ पे सूचना के अनुसार तुरंत डेड बॉडी की पहचान कराया। वो लोकल गांव का लड़का था, उसका नाम हेमंत है। पुलिस ने बाद में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है
पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू का समय वहां पे थोड़ा से कई लोगों पर शक हुआ, फिर भी पुलिस ने सही तरीके इन्वेस्टिगेशन में क्लियर कर नहीं पाया किसने मारा। 6 लोग को सस्पेक्ट करके पुलिस ने कई बार पूछताछ हुआ, लगातार बारी बारी में पूछताछ किया, और भी हमने क्लियर नहीं कर पाया। और बाद में हमने एक सोचा है हमारा टीम ने इसका जो साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए, अब इसलिए हमने एक सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, CFSL कहता है, वो दिल्ली में है, CBI के अंडर आता है। उनका हमने एक लेटर लिखा है, जो लोग जो कह रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स है, उस पर कितना सच है कितना झूठ है, उसका पता करने के लिए साइंस में एक टेस्ट है, वो पॉलीग्राफ टेस्ट कहते हैं। जो पॉलीग्राफ टेस्ट का अनुसार हमने टेस्ट कराया उन लोग का, वो उनकी टीम वहां से आई थी CBI से, जो साइकोलॉजी डिवीजन से आया, एक 3 दिन इंतजार किया, उन लोगों को लगातार उनसे इंट्रोगेशन किया, उनका सवाल पूछा है। 6 लोग से जो सस्पेक्टेड लोग है, पुलिस ने नाम दिया था, उसका सस्पेक्टेड लोग से लगातार पूछताछ हुआ, और पूछताछ करके उन्होंने अपना एनालिसिस करके 15 दिन के बाद मुझे एक रिपोर्ट भेजा। उस रिपोर्ट में 2 लोग ज्यादा से ज्यादा सस्पेक्ट उन्होंने माना, बाकी लोगों को कोई रोल दिखाई नहीं पड़ा। अब उसका मैं बता रहा हूँ, उसका आधार पर हमने पुलिस का जो सस्पेक्टेड लोग है उसके लिए कि पुलिस ने इंट्रोगेशन किया, जो उसको पता चला उनके दोस्त 2 लोग है, एक का नाम तरुण है, एक का नाम है अजय। उन्होंने दोनों लोगों ने कन्फेस किया। हम घटना इसलिए किया है, वहां पे जो मृतक और अजय तरुण 3 लोग अच्छी दोस्त है, उन्होंने कुछ पार्टी करने के लिए गया था शाम को वहाँ पॉलिटेक्निक में, वहाँ दारू पिया था, दारू पीते समय दारू खत्म हो गया था, दारू खत्म होने के बाद आपस में लड़ना शुरू हुआ, ये दारू कम है, ये आप जाके खरीद का ये जाके, उसके बाद आपस में हाथापाई हुआ। उसके बाद गुस्सा में एक अजय ने तुरंत उनके ऊपर गोली मार दिया, और उसके बाद तुरंत उनको वहां से डर के मार के उन्होंने सब आसला चेड़ लेके छुपा के भाग गया, और पुलिस का अगले दिन सूचना मिला, उसका आधार पर सरकार चाहे महिला सशक्तिकरण के लिए तमाम तरह के अभियान शुरू कर दे, लेकिन फिर भी हैवानों के दिलों में कानून का खौफ नजर नहीं आता। यही कारण है महिलाओं और बालिकाओं के साथ घटित होने वाली घिनौनी वारदातों का, जिसमें इंसानियत के हैवानों के द्वारा मानवता को शर्मसार कर देने वाला काम किया है। पूरा मामला अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके का है, जहां की रहने वाली एक मंदबुद्धि किशोरी कल दिन के करीब 1 बजे के आसपास जब अपने घर पर अकेली थी, तो घर के मौजूद लोग अपने अपने निजी काम में लगे हुए थे, तो वही युवती की भाभी बाजार में सामान लेने गई हुई थी। तभी मौके का नाजायज फायदा उठाकर मोटरसाइकिल की दुकान चलाने वाला एक युवक मंदबुद्धि युवती को उसको घर से अकेले देख उसके घर में घुस गया, जिसके बाद युवती को घर में अकेला पाकर उसके साथ जबरन बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। वहीं बलात्कार की शिकार हुई मंदबुद्धि युवती को मेडिकल प्रशिक्षण के लिए पुलिस और पीड़ित परिजनों की मौजूदगी में जिला महिला चिकित्सालय ले जाया गया है। बलात्कार की शिकार हुई किशोरी का पुलिस टीम के साथ मेडिकल कराने अस्पताल पहुंची पीड़िता के भाई ने बताया कि मोटरसाइकिल की दुकान करने वाला युवक मानवेंद्र ने उसकी बहन के साथ बलात्कार किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पत्नी बाजार गई थी, जब पत्नी बाजार से घर वापस आई तो घर के अंदर मौजूद बलात्कार करने वाले युवक को रंगे हाथ पत्नी ने दबोचने की कोशिश की गई। घटना के अगले दिन जब युवक अपने घर पहुंचा तो उसके घर से पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। मुकदमा दर्ज हो चुका है। अच्छा, ये कौन है आपकी, क्या हुआ है? मेरी सिस्टर है। क्या हुआ इनके साथ में? बलात्कार हुआ सर। कब हुआ, क्या किसने करा? कल हुआ है 1 बजे करीब। अच्छा, मानवेंद्र उर्फ पिंटू, हाँ, उसकी मोटरसाइकिल की दुकान है। ठीक है, तो मतलब किस तरह से बुलाया, क्या हुआ है पूरी बात? घर पर कोई था नहीं, हम लोग सबरे बाहर गए थे, हम लोग काम पर थे, तो मेरी मैडम आई थी मार्केट से, जब इन्होंने मौका वारदात पे पकड़ा उसको, पकड़ने लगे, उसका एक हाथ का दस्ताना भी रह गया है हाथ में, और हाथ झटक के भाग गया। कल शाम को आया है घर पे, जब हमने पकड़ के और चौक पुलिस को सौंप दिया है। मुकदमा कायम हो चुका है, अब डॉक्टर माने कराने आए। तो लड़की दिमागी रूप से? जी जी जी। क्या है? थोड़ा दिमागी रूप से वैसे ही है, तो किसी का फायदा उठाया उसने। तो ये घटना कब की है? कल की है सर। कितनी उम्र होगी तकरीबन? उसकी उम्र होगी करीब 26-27 के आसपास। तो दिमागी रूप से कमजोर है वो? हाँ हाँ, थोड़ी ऐसी है। उसी का गांधी पार्क थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सूचना पुलिस को मिला है, एक 30 साल का औरत का साथ दुष्कर्म हो गया। इस सूचना में पुलिस मौके पर गई थी, वहाँ पे जांच करने में पता चला दोनों लोग, जो औरत और जो आरोपी है, दोनों एक ही आवास पर, एक ही मकान पे वहाँ पे किराए पर आता था,
उन्होंने जो आदमी ने उनके साथ दुष्कर्म का किया है, तुरंत पुलिस ने उसके हिरासत में लेकर पूछताछ किया है। बाद में पुलिस ने एविडेंस के अनुसार जो सबूत कलेक्ट किया है और तुरंत उसके जेल भेज दिया है। बाकी महिला की मेडिकल हो रही है और बाकी सर आएंगे 18 को, मैं 18 को ले सकती हूँ या तो छुट्टी, प्रॉब्लम ये है ना। तू अगर कल जाके आए तो एक बार जाए ना। ग्राम पंचायत बूढ़ाखान के ग्राम प्रधान अशोक जायसवाल ने किए कारनामे, पूरे गांव की नाली का पानी छोड़ दिया मेन रोड पर, जिसके वजह से कई महिलाएं व बच्चे गिरगिट चोट भी खा चुकी हैं। इस समस्या को लेकर गांव के कुछ लोग प्रधान के पास पहुंचे। प्रधान ने बोल दिया कि हमें जो करना था वो कर दिया है, अब कुछ हम नहीं कर सकते। रामपुर मुख्यमंत्री योगीनाथ आदित्य भले ही भ्रष्टाचार कम करने की बात कर रहे हो, अधिकारी को लगातार अंकुश लगाने के निर्देश भी दे रहे हो, पर अंकुश लगातार नजर नहीं आ रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर के जिला अस्पताल के सामने आया है, जहां सरकारी पद पर तैनात रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर एसके स्कैन का अपने आवास पर पैसे लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डॉक्टर की ओर से बताया जा रहा है कि मरीज को कि आपकी धाराएं बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कैसे जिससे आपको केस मजबूत हो जाएगा। फिलहाल इस मामले की जांच जिला अधिकारी आनंद जैन ने कुमार सिंह ने सीएमओ संजीव यादव को सौंपी है। जल्द जांच कर कार्रवाई करें। इसके साथ ही एक वीडियो उन्होंने फॉरवर्ड किया है। मैंने वीडियो सीएमओ से भेज दिया और कहा कि इस वीडियो की जांच कर ले, जांच में जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये आप इस टाइम पे रख लो सर जी। नहीं सर, मैं और इससे ज्यादा ही करके लाऊंगा सर जी। और सर जी प्लीज सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे सर, प्लीज सर। अरे सर पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, आपको दुआ दे रहे हैं सर, आप फॉलो बोलो सर। बृहस्पतिवार को सर, बृहस्पतिवार को बराबर कर देना, ऐसे कर देना जो फैसला 325 उनकी फ्रैक्चर उनका दिखा देना, फ्रैक्चर हमारे दिखा देना सर, क्योंकि इनके सर बहुत चोट है सर, मुंह सूजा पड़ा है सर। तुम्हारी गारंटी नहीं है फ्रैक्चर दिखाने की? जी सर नहीं, लेकिन सिविल में नहीं दिखाएंगे तो 325 में बाहर को बाहर हो जाएगी, तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। कब समय से बाहर सर सर ठीक 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 सर।
ठीक सर। नहीं बिल्कुल सर। जी मैं बस हम गाड़ी खड़ी कर रहे थे, पैदल जाएंगे हम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर देख लेना सर प्लीज़ सर। ठीक है सर। ठीक सर। देखिए, एक वीडियो मुझे फॉरवर्ड किया गया है। मैंने सीएमओ साहब को इसको भेजा है कि इसमें जांच कर लें और इसमें जांच करके जो भी तथ्य पाया जाएगा उस तथ्य के अनुसार इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। खबर उन्नाव से है, जहां सपा ने महिला दिवस के मौके पर प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध के खिलाफ आज सड़कों पर उतरी है। सपाइयों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कानून व्यवस्था पर सरकार को पूरी तरीके से फेल बताया है। वहीं पंचायत चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने का भी दावा किया है। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में खोते जनाधार को वापस पाने के लिए नारी शक्ति को ताकत बनाने का चक्रव्यूह तैयार किया है। अभर विधानसभा सीट पर सपा ने 5000 महिलाओं को पार्टी से जोड़ने का अभियान शुरू किया, जिसके तहत आज सरोजिनी नायडू के जन्मदिन को महिला दिवस के रूप में मनाया गया है। पूर्व सांसद व सपा नेता अन्नू टंडन व जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सैकड़ों महिलाएं कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची हैं, जब प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध व उत्पीड़न कर सरकार पर जमकर हमला किया। महिलाओं ने महिला उत्पीड़न पर यूपी के राज्यपाल को प्रेषित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट चंदन पटेल को दिया है। इसके साथ ही जब जब नारी शक्ति को आगे आई है तब तक परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने बीजेपी पर पंचायत चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाने की बात कही। साथ ही समाजवादी पार्टी पूरी दमखम के साथ पंचायत चुनाव लड़ेगी। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट चंदन पटेल ने कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, ज्ञापन दिया गया है। सांसद रहे और हमारे सौभाग्य कि हमारे बीच में इस समाजवादी परिवार में एक बड़ी बहन के नाते, एक संरक्षिका के नाते हमारे बीच में है। हम उनका भी करते हैं। हम अभी थोड़ा सा इधर जरा थोड़ा सा भैया लाओ ना। हाँ उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो इसके लिए आप जो आज आपने ताकत दिखाई है, यही ताकत जब आप लोग वोट डालने जाए तब दिखाएंगे, तब ज्यादा हम लड़ सकते। वही इनके मुंह पे तमाचा होगा, वही हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बोल के बहुत ऐसा लोग हैं ये लोग। हम ही लोग को लड़वाते हैं, हम ही लोग के खिलाफ मुकदमा लिखवा देंगे, काफी चीजें हैं। मतलब हमारी जमीन लेकर हम ही को मुकदमा करा देते हैं। ऐसे बहुत काम मेरे पास आते हैं। महिलाएं एकत्रित हुई हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की, और एक ज्ञापन भी दिया है, क्या ज्ञापन में है? मेरे ख्याल से अगर महिलाएं इकट्ठे हों तो एक बात समझ जाइए कि महिलाएं परेशान हैं और महिलाएं घर पे रहती हैं ज़्यादातर, लेकिन जब तक वो दुखी नहीं होती, उनका उत्पीड़न नहीं होता, तब तक वो सड़क पे नहीं उतरती। और आज बहुत बेहद खुश हूँ कि महिलाओं ने इस चीज़ को समझा है कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही उनके लिए, सुरक्षा भी नहीं है। और जिस तरीके की परेशानियां गांव में हैं, मैंने एक सीधी सी बात की कि हम महिलाएं इस देश में 50% हैं और महिला एक ऐसी जात है जिसको अगर आप खुश कर दोगे तो पूरा समाज खुश रहेगा। अगर आपकी माँ खुश है तो इसका मतलब आपका परिवार खुश है। अगर आपकी माँ खुश है, उसके पास खाने को है तो वो खुश, क्योंकि वो बच्चों को खिला सकते हैं। उसका कमाने वाला अगर कमा रहा है और माँ खुश है तो इसका मतलब परिवार खुश है। अगर आपके सर पे छत है, माँ खुश है, तो इसका मतलब आप खुश हैं। तो यानी एक साधारण सी चीज समझने की आवश्यकता है कि माताओं बहनों को सुरक्षित रखना, खुश रखना, उनको हर तरीके की मदद करना, ये सरकार का दायित्व बनता है। और इस दायित्व को सरकार भूल चुकी है। ये सरकार ने तो कभी सोचा भी नहीं।
आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी की सरकार लोग याद कर रहे हैं। 1990 चलाया गया, कहा गया बंदों में 108 का नाम बदल के अलग तरीके से प्रसव के लिए महिलाएं तैयार है, जाना चाहती है, लेकिन उनका कोई मदद नहीं है। एक परेशानियों की तो कोई इंतहा नहीं, किसी का काम नहीं दिख रहा है। और रहने दीजिए, एक विद्यालय से जुड़ी हूँ, बच्चों के साथ क्या खेल हो रहा है, बच्चों की परीक्षाओं के साथ क्या खेल हो रहा है, काफियां आज चल रही है, कल रिजल्ट निकल रहा है। लोगों ने अपने मोबाइल में इसको खींचने का काम किया है, जो नंबर दिए हैं बाद में देखते हैं वो नंबर ही नहीं है। सारे बच्चों के परसेंटेज बहुत अच्छे आ रहे हैं, कोई बच्चा फेल नहीं हो रहा है। लेकिन यथार्थ में हरियाणा में हो चाहे विधानसभा का हो, यहाँ उदाहरण हो, सब जानते हैं कि महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। अलीगढ़ में क्या है ज्ञापन में? देखिए, ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था समाजवादी पार्टी का, और ये महिलाओं से संबंधित मांग को लेके आज यहाँ पर एक कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया है, जिसके संबंध में महामहिम राज्यपाल महोदया को इन्होंने ज्ञापन दिया है। और इस ज्ञापन में महिलाओं के प्रति जो कुछ मांगे हैं उसको इसमें इंगित किया गया है। तो हम लोगों ने ज्ञापन को ले लिया है और ये कार्यक्रम इनका शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गया, और ये ज्ञापन जो है थ्रू सही माध्यम से शासन तक पहुंचा दिया जाएगा। किया आप लोगों ने? देखिए, ये सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो महिला दिवस है उस पर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में आह्वान किया है। महिला सभा के नेतृत्व में, हमारी महिलाओं के नेतृत्व में हमारी सांसद, पूर्व सांसद आदरणीय अन्नू टंडन जी, आदरणीय सदर की प्रभारी मनीषा दीपक जी, हमारी मालती रावत जी और पुष्पा यादव ब्लॉक प्रमुख जी, इन के साथ आज हजारों की संख्या में जो औरतें आई हैं, इस बात का द्योतक है जब नारी सड़क पर निकल पड़े तो ये समझ लीजिए कि नई क्रांति आ रही है। और उस नई क्रांति का आगाज आज उन्नाव से हो गया है। महिला उत्पीड़न की एक बात हो तो मैं आपको बताऊं, महिलाएं असुरक्षित हैं, महिलाओं को चिकित्सा के नाम पर कुछ नहीं है, महिलाओं को पेंशन के नाम पर कुछ नहीं है। कोरोना काल में जिस तरीके से उनके पति बेरोजगार हुए, बेटे बेरोजगार हुए, उसकी मार सिर्फ महिलाओं ने झेली है, चाहे वो माता के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, 1090 से लेकर 108 तक ये जो सुविधाएं थी, महिलाओं को जो पेंशन थी, महिलाओं को जो आवास की व्यवस्था थी, महिलाओं को सुरक्षा की जो व्यवस्था थी, जनपद उन्नाव में 5-5 बेटियां जला दी जाती हैं, बलात्कार करके मार दी जाती हैं, इससे शर्मसार करने वाली घटनाएं नहीं हो सकती हैं। आज उन्हीं सब मांगों को लेकर जनपद उन्नाव की महिला सशक्तिकरण की सशक्त आवाज आज हमारे इस जनपद में निकली, और हजारों की संख्या में परिवार की निकली हुई मर्यादा, इस परिवार की, हमारे परिवार की निकली हुई मर्यादा ने यह ठान लिया है कि 2022 में हम अपने नेता आदरणीय यशस्वी अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और मुख्यमंत्री जब बनते हैं, जब विधायकों की संख्या होती है, हमारे जनपद में 6 संख्या है, 6 की 6 सीटें इन महिला नेतृत्व के भरोसे पर, इनके हौसले पर हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे और 6 सीटें जिताकर भेजेंगे। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो सपना है 351 351 प्लस का, वह इन महिलाओं के साथ, इनके सहयोग से, इनके संघर्ष से, इनके आशीर्वाद से हम उस सपने को साकार करेंगे। हम अंत में एक बात और कहेंगे कि ये पंचायत चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये न समझे कि सरकार के दम पर हम अपनी मनमानी कर लेंगे। हमारे पास ये जो ताकत खड़ी है, ये तुमको मनमानी नहीं करने देगी। लोकतंत्र में लोकतंत्र की व्यवस्था से चुनाव होगा और उस व्यवस्था की ढाल हमारी बहनें और माताएं बनेंगी। उस ढाल के सहारे हम पंचायत का चुनाव भी जीतेंगे, आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और अध्यक्ष होने के नाते मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है, इस जनपद में राजनीतिक बात को छोड़कर मैं कहता हूँ, इस जनपद के अंदर जिस बहन बेटी